तो फिल्म की शुरुआत लार्सन टाउन से होती है और हमें लार्सन के बारे में एक डरावनी कहानी बताई जाती है कि यहाँ पर सालों पहले बहुत सारे मर्डर हुए थे। ये सीरियल किलर इंसानों को मारकर फरार हो जाता था और आज तक कोई भी उस सीरियल किलर को ना तो पकड़ पाया था और ना ही उसका सुराग लगा पाया था। फिर एक टाइम पे आकर किलर ने मर्डर करना कम कर दिए, उसने ये सब छोड़ दिया, लेकिन फिर भी लोग उसके नाम से डरते थे। लोग उसे पेल फेस के नाम से जानते थे क्योंकि जिन एक दो लोगों ने उसे देखा था उसके फेस पे एक मास्क पहने देखा था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हमें इसी टाउन में एक घर में एक लड़की को दिखाया जाता है जो उसी किलर से बचने की कोशिश कर रही है। वो बेड से उतरने की भी कोशिश करती है, लेकिन फिर भी पेल फेस यानी वो किलर उसके जिस्म में कई मर्तबा चाकू स्टैब करते हुए उसे मार देता है। और फिर सीन यहीं से कट होकर हमें काफी सालों बाद कार्ला नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। कार्ला उसी होटल में आई थी जिस होटल में पहले मर्डर हुआ था। वो रिसेप्शन पे आई तो उसे कोई मैनेजर नहीं दिखा। थोड़ी आगे जाने पर उसे एक रूम में एक लड़की बैठी दिखाई दी जिसका चेहरा वो नहीं देख पाई, लेकिन उसने ये जान लिया कि वो टीवी देख रही थी। इससे पहले कि वो उसके पास जाकर कोई बात करती, होटल का मैनेजर यहाँ आकर उसे डरा देता है। उसने इस टाइम एक डरावना सा फेस मास्क पहना हुआ था जिसके अंदर खून भी फ्लो कर रहा था। वो कार्ला को बताता है कि डरे मत, ये तो मैंने हैलोवीन के लिए तैयार किया है। इस आदमी का नाम था प्राइस। अब वो कार्ला से पूछता है मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। कार्ला कहती है मुझे एक ऐसा कमरा चाहिए जहाँ से मैं बाहर का व्यू देख सकूं। प्राइस उसे 8 नंबर का कमरा देता है जो रिसेप्शन से काफी दूर था। अब कार्ला कोई सामान लेने के बहाने से बाहर अपनी कार के पास जाती है और डिग्गी खोलती है तो हम उसके अंदर एक आदमी को देखते हैं जिस देखकर कार्ला घबराई नहीं। असल में गैब्रियल उसी का ही हस्बैंड था। वो अभी कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ी करके आया था जिसकी वजह से पुलिस से छुपता फिर रहा था और कार्ला उसकी मदद कर रही थी। जाहिर सी बात थी घर पे तो पुलिस कभी भी आकर उसे पकड़ लेती, इसलिए कार्ला उसे एक होटल में ले आई थी। कार्ला चुपके से उसे अपने कमरे में ले आती है और उससे पूछती है कि आखिर तुमने किया क्या है। तब गैब्रियल उसे अपनी कहानी बताना शुरू करता है कि वो जहाँ पे काम करता था उसका मैनेजर उससे बहुत छोटा था और जब भी वो गैब्रियल को ऑर्डर देता था तो गैब्रियल को अच्छा नहीं लगता था। ये बात करते करते भी गैब्रियल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसका गुस्सा देख के कार्ला और भड़क जाती है। वो उसे मारती है और कहती है कि अगर तुम इसी तरह गुस्सा करते रहे तो कभी भी कोर्ट हमारे बेटे की कस्टडी हमें नहीं दे पाएगी। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि पास्ट में इन दोनों ने भी कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज की थी जिसकी वजह से कोर्ट ने इनके बेटे की कस्टडी भी ले ली थी और ये लोग जेल भी रह के आ चुके थे। फिलहाल के लिए कार्ला गुस्सा करके यहाँ से चली जाती है और गैब्रियल किसी को कॉल करने की कोशिश में सिग्नल कैच करते हुए वॉशरूम में पहुंच जाता है। गैब्रियल उसे काफी सारी बात बताकर कहता है कि मैं पुलिस से भागते भागते थक चुका हूँ, प्लीज तुम मुझे यहाँ से लेने आ जाओ। गैब्रियल का दोस्त भी उसकी मदद के लिए तैयार था। जरा सहमा गैब्रियल अब सोने के लिए लेट जाता है और आधी रात में उसकी आंख किसी लड़की की आवाज से खुलती है। वो कर्टन हटाकर दिखता है तो उसके साथ वाले कमरे में एक लड़की रहने के लिए आई थी। वो दोबारा सोने के लिए लेटा लेकिन काफी देर तक उसे नींद नहीं आई और फिर उसे उस लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाजें आई जो अभी कुछ देर पहले उसके साथ वाले रूम में आई थी। वो बाहर जाकर चेक करना चाहता था लेकिन बाहर जा नहीं सकता था क्योंकि अगर होटल वाले या कोई भी उसे देख लेते तो पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते थे। काफी देर तक वो डरता रहा और फिर जब सब कुछ नॉर्मल हो गया तो वो दोबारा सोने के लिए लेटा। कुछ देर बाद कोई आदमी गैब्रियल के दरवाजे पे भी आया। इससे पहले कि वो दरवाजा खोलता गैब्रियल अपनी गन लिए खड़ा हो गया, लेकिन किसी ने भी फिर उसका दरवाजा नहीं खोला। अगले सुबह हमें 2 पुलिस ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जो गैब्रियल की केस के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहां पहुंचते हैं जहां गैब्रियल काम किया करता था और यहाँ पे हमें पता चलता है कि आखिर गैब्रियल ने किया क्या था। पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद एक लेडी से जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो बताती है कि गैब्रियल पहले यहाँ पे काम किया करता था। एक दिन वो अपने बॉस के गुस्से में उसके पैसे लेकर भाग रहा था तो उसके बॉस ने उसे पकड़ने की कोशिश की। गैब्रियल घबरा गया और उसने अपने बॉस के ऊपर ही गाड़ी चढ़ा दी जिससे उसके बॉस की वही मौत हो गई। यहाँ पर हमें पता चला कि गैब्रियल एक मर्डर करके आया था लेकिन मर्डर करने की उसकी इंटेंशंस नहीं थी। ये बात ये लड़की भी इन ऑफिसर्स को बताती है। इसी वजह से गैब्रियल इतना डरा हुआ था, वो किसी की जान लेना नहीं चाहता था और अब वो ऐसा कर चुका था। कभी कभार तो जिस लड़की की उसने जान ली थी वो लड़का उसे भयानक रूप में नजर भी आता था। गैब्रियल ये भी जानता था कि ये सब जो वो देख रहा है वो उसकी खराब मेंटल हालत की वजह से है। वो बस एक हद से ज्यादा डर गया था।
थोड़ी ही देर में कार्ला उससे मिलने के लिए आई। घबराए हुए गैब्रियल ने रात वाली भी सारी बात उसे बताई कि किस तरह साथ वाले रूम में एक लड़की आई थी, फिर उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें आई, जिसके बाद कोई आदमी उसके रूम में भी आया, लेकिन अंदर आने से पहले ही चला गया। गैब्रियल घबराया हुआ था। वो कार्ला से कहता है, जाओ जाके तुम पूछ के आओ कल रात वहाँ पर हुआ क्या था। कार्ला उसकी हालत देखकर समझ आती है कि गैब्रियल डर रहा है। उसे लगता है कि वो सब जो हुआ शायद वो गैब्रियल की हेलुसिनेशंस थी, लेकिन गैब्रियल उसे जोर देने लगा तो कार्ला को शक हुआ कहीं गैब्रियल ने ही तो उस लड़की के साथ कुछ नहीं कर दिया। ये सुनकर गैब्रियल को गुस्सा आ जाता है और वो कार्ला से कहता है, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो कमरे से बाहर निकला भी नहीं, तुम जाओ और पता तो कर आओ। अब कार्ला साथ वाले रूम में जाती है और वहाँ की लेडी से बात करती है। ये लेडी कौन थी नहीं दिखाई जाती, इनके दरमियान में इतना दिखाया जाता है कि बातें नॉर्मल हो रही थी। कार्ला वापस आई और उसने गैब्रियल को यकीन दिलाया कि यहाँ कुछ ऐसा नहीं हुआ था जैसे तुम सोच रहे हो। पर गैब्रियल को यकीन था कि रात कुछ गलत हुआ था। यहाँ पर इन दोनों की इसी बात को लेकर बहस हो जाती है और गुस्से में कार्ला यहाँ से चली जाती है। और जाते ही वो होटल की चाबी डस्टबिन में फेंक देती है, क्योंकि अब वो गैब्रियल से नहीं मिलना चाहती थी, ना ही वो उसका साथ देना चाहती थी, क्योंकि ऐसे वो खुद भी फंस सकती थी। और अभी वो अपने नाम के साथ कोई भी क्रिमिनल टैग नहीं लगाना चाहती थी, क्योंकि उसे अपने बेटे की कस्टडी चाहिए थी। हालांकि कार्ला इस फैसले के बाद बहुत ज्यादा रोती है। होटल में गैब्रियल न्यूज से चेक करता है कि पुलिस चारों तरफ उसकी तस्वीर लिए उसे कुत्तों की तरह ढूंढ रही थी। अब रात में दोबारा उसे अपने साथ वाले कमरे से कुछ आवाजें सुनाई थी। चेक करने के लिए जब वो खिड़की की तरफ बढ़ रहा था तो गलती से एक लैंप उसकी टांग में फंसकर गिर जाता है। हम देखते हैं कि रिसेप्शन से ब्राइस इसी रूम को दिख रहा था। उसे कार्ला के रूम को लेकर कुछ शक हुआ और वो एक लैंप लेकर कार्ला के रूम की तरफ बढ़ने लगा। उसे शक हो गया कि कार्ला वहाँ थी नहीं और फिर भी उसके कमरे से आवाजें आ रही थी, तो घबरा कर गैब्रियल कार्ला को कॉल मिला लेता है। कार्ला साफ जवाब दे देती है कि मैं अब तुम्हारी और मदद नहीं कर सकती। इस टाइम पे रूम का फोन बज जाता है। ये कॉल रिसेप्शन से आई थी। गैब्रियल कार्ला को कहता है प्लीज इससे बात करो, और वो दोनों फोन्स वॉश बेसिन में एक साथ रख देता है। कार्ला इसे फोन के जरिए प्राइस से बात करती है और उसे यकीन दिलाती है कि सब कुछ ठीक है, बस मेरा पाँव लैंप में फंस गया था जिसकी वजह से लैंप गिर गया है, बाकी सब नॉर्मल है। ब्राइस कॉल काट देता है और अगले ही लम्हे गैब्रियल देखता है कि वो एक नया लैंप उसके कमरे की तरफ ला रहा था लगाने के लिए। अब ये देखकर गैब्रियल घबरा गया। काफी देर तक तो वो ब्राइस के लिए दरवाजा नहीं खोलता, लेकिन ब्राइस के पास भी चाबी थी दूसरी। वो जब दरवाजा खोलने लगा तो गैब्रियल के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। वो दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया और फोर्स लगाने लगा कि ब्राइस अंदर ना आए। ब्राइस को पता तो चल ही गया था कि यहाँ पर कार्ला नहीं है, इसलिए गैब्रियल उसे सच बता देता है कि मैं कार्ला का एक्स हस्बैंड हूँ और अभी मैं यहाँ पे हूँ। ब्राइस कहता है मुझे अंदर आने दो, मैं सिर्फ एक लैंप लगाने आया हूँ। तो गैब्रियल उसे कहता है मुझे इसकी जरूरत नहीं। इस टाइम पे गैब्रियल को अपने दोस्त की भी कॉल आ रही थी, जिसे पिक करना उसके लिए जरूरी था, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी था ब्राइस को यहाँ से भेजना। इस चक्कर में वो कॉल रिसीव नहीं कर पाता। उस आदमी ने कुछ देर बाहर गैब्रियल का इंतजार किया, लेकिन जब गैब्रियल नहीं आया तो गुस्से में वो यहाँ से चला गया। अब यहाँ पे हमें उन ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जो गैब्रियल केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, और उन्हें गैब्रियल की वाइफ के बारे में पता चला जो भी पहले क्रिमिनल एक्टिविटीज में रह चुकी है, यानी कार्ला। वो पहले कार्ला के घर जाके इन्वेस्टिगेशन करने का डिसाइड करते हैं। यहाँ कार्ला को भी आधी रात पे घर में नॉक हुई। पूछने पर बताया गया कि बाहर कुछ पुलिस ऑफिसर्स थे, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। वो खुले दरवाजे से ही इधर उधर चेक करने लगे, तभी उसे फील हुआ कि कोई घर के अंदर घुस आया है। कार्ला डर कर अपने आप को बचाने के लिए एक स्टिक उठा लेते हैं और तभी वो किलर यानी पेल फेस उसके सामने आ गया, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई। किलर घर पे लगी कार्ला और उसकी मॉम की पिक्चर्स देख लेता है और कार्ला को एक शॉकिंग न्यूज ये बताता है कि उसकी मॉम को भी इसी किलर ने यानी पेल फेस ने ही मारा था। सिर्फ यही नहीं, वो तो अपने गले में पहना हुआ एक लॉकेट भी दिखाता है जो कार्ला की मॉम का ही था। जिसके बाद वो बेदर्दी से कार्ला के ऊपर हमला करके कार्ला को मार डालता है। सुबह जब पुलिस यहाँ पहुंची कार्ला के हस्बैंड को ढूंढते हुए, तो उन्हें क्या देखने को मिला कि घर पे तो कोई है ही नहीं और जगह जगह कार्ला का खून पड़ा है। सीन कट होकर हमें गैब्रियल को दिखाया जाता है जिसने पूरी रात जाकर आंद्रे के यानी अपने फ्रेंड के फोन का इंतजार किया और कॉल आते ही उसकी मिन्नतें करने लगा कि मुझे कल के लिए माफ कर दो, प्लीज मेरी जान खतरे में है, मुझे आज लेने आओ, मैं हर हाल में तुम्हारे एक कॉल पे तैयार रहूंगा। गैब्रियल अब बहुत ज्यादा खुश हो गया। जल्दी से वो तैयार हुआ और तभी उसके पीछे आ गया पेल फेस अपना मास्क पहने हुए, जिसे देखते ही वो डर गया। इससे पहले कि वो कुछ करता, पेल फेस उसे बेहोश कर देता है और जब उसे होश आया तो वो एक पॉलीथिन बैग में था, उसके हाथों और मुंह को बांधा गया था। वो इधर उधर देखता है तो उसे ब्राइस नजर आता है रूम की सफाई करते हुए।
और ये देखते हुए उसे कुछ पल भी नहीं लगे ये समझने में कि असल में ब्राइस ही वो किलर है, यानी पेल फेस है। गैब्रियल घबराकर अपनी पॉकेट से अपना फोन निकालता है और कार्ला को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन एकदम से बेल की रिंग होने पर वो डर गया और उसने देखा कि कार्ला का फोन उसके पास ही बच रहा था और उसकी लाश भी बिल्कुल उसके साथ पड़ी थी, जिसे देखकर वो घबरा गया। अब फोन की आवाज सुनते हुए ब्राइस इनके पास आ जाता है और गैब्रियल दोबारा बेहोश होने की एक्टिंग करने लगता है। ब्राइस कार्ला की लाश को घसीटते हुए एक अंडरग्राउंड टनल के अंदर फेंक देता है। अभी इससे पहले कि वो गैब्रियल को भी फेंक देता, उसका फोन बच जाता है। ये आंद्रे की कॉल थी जो बाहर उसे लेने आया था। गैब्रियल को ये कॉल उठानी थी। उसने जैसे ही फोन उठाया तो ब्राइस ने उसे देख लिया। फिर क्या था, अब तो वो मरता। एक चाकू लेकर ब्राइस उसके ऊपर हमला करने को बढ़ जाता है, लेकिन गैब्रियल अपने आप को बचाने के चक्कर में उसे दूर फेंकता है तो उसके हाथ का चाकू उसी के ऊपर स्टैब होकर वो अपने ही बनाए उस गड्ढे के अंदर गिर जाता है और मर जाता है। गैब्रियल के मुंह पे खून के निशान थे और वो काफी ज्यादा घबराया हुआ था। होटल से बाहर निकला तो उसे आंद्रे की कॉल नजर आई, जो उसे देखते ही भागने के लिए यहाँ से गाड़ी तैयार कर लेता है, लेकिन गैब्रियल गाड़ी के पास जाने के बजाय जाकर पुलिस को कॉल करता है। इसी दौरान उसे अपने पीछे एक औरत की आवाज सुनाई देती है। उसने पीछे मुड़कर देखा, ये ब्राइस की वाइफ थी और पता चला कि वो भी उसके सारे ही मर्डर्स में उसका साथ दिया करती थी। वो बताती है कि मैं ही नहीं बल्कि मेरा बेटा भी हमारा यही काम करता है। गैब्रियल उनकी बातें सुनकर परेशान हुआ और उसने पूछा, आखिर तुमने कार्ला को क्यों मारा? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तो वो औरत बताती है कि उस दिन जो हमने लास्ट मर्डर किया, कार्ला ने उस लड़की की आवाज़ें सुन ली थी। अब वो पुलिस को ना बता देती, इसलिए उसको मारना जरूरी हो गया था। अभी उसने ये कहा ही कि एकदम से गैब्रियल के पीछे पेल फेस का मास्क पहने उसका बेटा आ गया, जिसने गैब्रियल के ऊपर पीछे से हमला करके उसे मार डाला। हम देखते हैं कि अब पुलिस इस होटल में आई थी कार्ला और गैब्रियल की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। यहाँ पे मामला बिगड़ भी सकता था, लेकिन हैरानी की बात थी कि उस औरत ने सब कुछ संभाल लिया था। उसने गैब्रियल की लाश को भी अंडरग्राउंड टनल में फेंक दिया और उसका बेटा भी वहीं से भाग गया। पुलिस ने जब गैब्रियल के बारे में पूछताछ की तो इस लेडी ने बताया, हाँ वो कुछ दिन पहले हमारे यहाँ रहने आया था, लेकिन वो कहाँ गया उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो औरत अपने बेटे के पास जाती है और उन्हें बताती है कि अब हमें ये जगह छोड़कर जानी पड़ेगी, क्योंकि अब पुलिस वाले जरूर उनके बारे में छानबीन करते हुए हम तक पहुंच जाएंगे और इस होटल में मौजूद लाशों तक भी पहुंचेंगे। ये लोग यहाँ से जाने का फैसला कर लेते हैं और यहाँ मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें इनकी लाइफ का पास्ट दिखाया जाता है। पता चलता है कि पहले से ही ये दोनों किलर नहीं थे। पहले सिर्फ ब्राइस अपनी मेंटल इलनेस की वजह से ये मर्डर्स किया करता था। वो एक साइकोपैथ था। अब ब्राइस की वाइफ क्या भी करती, उसे मजबूरन ब्राइस का साथ देना पड़ता था और ब्राइस जिसको भी मारता अपने बेटे के सामने मारता था और उसकी लाश को कहाँ ठिकाने लगाता था, ये सब वो अपने बेटे के सामने करता था। ऐसे ही बचपन से देख देख कर उसके बेटे के अंदर भी लोगों को मारने का जुनून बढ़ गया और ये तीनों ही सीरियल किलर्स बन गए। यहाँ पर बताया जाता है कि इन तीनों ने मिलकर जो पहला मर्डर किया था वो कार्ला की मॉम का किया था, जिस बारे में मरने से पहले ब्राइस ने कार्ला को बताया भी था। फिर मूवी दोबारा प्रेजेंट में आती है और हम ब्राइस के वाइफ और बेटे को देखते हैं, जो अब आंद्रे के घर पहुंच चुके हैं, जो उस आखिरी रात इनके होटल के बाहर से तेजी से भागा था। इन्हें लगा कि वो इन्हें देख चुका है, तो समझ लो अब वो इनका शिकार है। ब्राइस की वाइफ मासूम बनते हुए आंद्रे का दरवाजा नॉक करती है और उससे कहती है कि मेरे फोन की बैटरी लो है और हमारी गाड़ी खराब हो गई है, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ। इस बहाने से वो आंद्रे के घर के अंदर चली गई, जबकि बाहर हमने देखा कि उसका बेटा गाड़ी तैयार किए बैठा था, यानी अपनी मॉम के इशारे पे था। वो ये मर्डर करने के बाद यहाँ से भाग जाते और बस यही सब दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।